आज हम सार्क के बारे में चर्चा करेंगे। सार्क यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। सार्क या दक्षेश का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। यह दक्षिणी एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत है। सार्क की स्थापना के अवसर पर दक्षिणी एशिया के इन नेताओं ने जो भाषण दिए उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस नए संगठन के जन्म से इन 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा, सहयोग का नया युग शुरू होगा। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग संघ के जन्म को युगांतरकारी घटना, नए युग का शुभारंभ तथा सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति बताया। दक्षिणी एशियाई संघ के सदस्य देशों ने लगभग 162 करोड़ लोग रहते हैं। इस दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है। यद्यपि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, जनशक्ति तथा प्रतिभा से भरपूर है, तथापि इन देशों की जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण आदि की समस्या से पीड़ित है। मालदीव को छोड़कर संघ के शेष सदस्य भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विभाजन से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक के प्रशासन और अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग थे। सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। उन्होंने 1977 से 80 के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की और उसके बाद ही उन्होंने एक दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें नवंबर 1980 में आपसी सहयोग के लिए 10 मुद्दे तय किए गए। अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश। सार्क के सदस्य देश 7 थे और अब 14वां शिखर सम्मेलन 3-4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें अफगानिस्तान को भी 8वें सदस्य के रूप में इसकी मान्यता मिल गई है। सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण। सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। अगस्त 1993 में 9 ऐसे क्षेत्र रेखांकित किए गए थे: कृषि, स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, डाकतार सेवा, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग। 2 वर्ष बाद ढाका में इस सूची में कुछ और विषय जोड़ दिए गए, जैसे आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। सार्क का चार्टर व ढाका का घोषणा पत्र। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं, जिनमें सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। उद्देश्य: अनुच्छेद 1 के अनुसार सार्क के मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण व उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा, दक्षिणी एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तीसरा, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। चौथा, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग व पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना और सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। सिद्धांत। अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रमुख सिद्धांत है: संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांत का सम्मान। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सदस्यों का स्थान नहीं लेगा, बल्कि उनका पूरक होगा। संस्थाएं। चार्टर के अंतर्गत सार्क की निम्न संस्थाओं का उल्लेख किया गया। पहला है इसमें शिखर सम्मेलन। अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 4 के अनुसार ये सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसकी विशेष बैठकें आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती हैं, परंतु 6 माह में एक बैठक का होना आवश्यक है। इसके कार्य हैं: संघ की नीति का निर्धारण करना, सामान्य हितों के बारे में, मुद्दों के बारे में निर्णय लेना और सहयोग के नए क्षेत्र खोजना। स्थायी समिति। अनुच्छेद 5 के अनुसार ये सदस्य देशों के सचिवों की समिति है। इसकी बैठकें आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती हैं, परंतु वर्ष में एक बैठक का होना अनिवार्य है।
इसके प्रमुख कार्य हैं सहयोग के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारण करना और अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना। नेक्स्ट इसके अंतर्गत तकनीकी समितियां, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 6 में की गई है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने, उनमें समन्वय पैदा करने और उन्हें मॉनिटर करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये स्वीकृत क्षेत्रों के क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र संभावनाओं का पता लगाती है। नेक्स्ट है इसमें कार्यकारी समिति। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कार्यकारी समिति की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है इसमें 7वां सचिवालय। अनुच्छेद 8 में सचिवालय का प्रावधान है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन बेंगलुरु में 16 जनवरी 1987 को की गई। 17 जनवरी 87 से काठमांडू सचिवालय ने कार्य करना शुरू कर दिया। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया तथा महासचिव पद सदस्यों में बारी बारी से घूमता रहता है। प्रत्येक सदस्य अपनी बारी आने पर किसी व्यक्ति को नामजद करता है, जिसे सार्क मंत्रिपरिषद में नियुक्त कर देती है। सार्क सचिवालय को 7 भागों में विभक्त किया गया और प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को निदेशक कहते हैं। काठमांडू स्थित सार्क सचिवालय ने वर्ष 2003 में श्रीलंका में एक सांस्कृतिक क्षेत्र केंद्र और मालदीव में तटीय प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है। दक्षिणी एशिया के देशों के बीच विकास में सहयोग गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक सार्क के 5 केंद्र खोले जा चुके हैं। ढाका में कृषि एवं मौसम विज्ञान शोध, जबकि दिल्ली में सार्क का एक शोध केंद्र स्थापित किया गया है। वित्तीय प्रावधान। सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्यों के अंशदान को ऐच्छिक रखा गया है। कार्यक्रम के व्यय को सदस्य देशों के बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिशों का सहारा लिया जाता है। सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों के अंशदान को निम्न प्रकार निर्धारित किया गया। भारत 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका प्रत्येक का 11% और भूटान व मालदीव का 5%। सार्क के शिखर सम्मेलन। ढाका शिखर सम्मेलन सार्क का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ, जिसमें दक्षिणी एशिया के 7 देशों ने विभिन्न समस्याओं और भाईचारे तथा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। बेंगलुरु शिखर सम्मेलन। सार्क का द्वितीय शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में 1986 में संपन्न हुआ। सम्मेलन में निश्चय किया गया कि सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थापित होगा, जिसके प्रथम महासचिव सिदी अब्दुल हसन नियुक्त किए गए। सहयोग के क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी, पर्यटन के विकास, रेडियो दूरदर्शन प्रशासन कार्यक्रम व आपदा प्रबंधन अध्ययन सम्मिलित किए गए। काठमांडू शिखर सम्मेलन। तीसरा शिखर सम्मेलन। आतंकवाद की समस्या पर सभी राष्ट्रों ने खुलकर विचार किया और आतंकवाद निरोधक समझौता उस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सार्क का चतुर्थ शिखर सम्मेलन। इस्लामाबाद घोषणा। इसमें क्षेत्रीय सहयोग के नूतन दिशा संकेत इंगित किए गए और इस्लामाबाद घोषणा पत्र में दक्षिण 2031 योजना पर विशेष जोर दिया गया और इस योजना के अंतर्गत शताब्दी के अंत तक क्षेत्र की 1 अरब से अधिक जनसंख्या को आवास व शिक्षा देने का प्रावधान किया गया और घोषणा में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कायम करने की दिशा में फिर से बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया। 5वां शिखर सम्मेलन 1990 को मालदीव की राजधानी माले में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ व नेपाल के प्रधानमंत्री भट्टाराई शामिल हुए। मालदीव के राष्ट्रपति गयूम को दक्षेश का नया अध्यक्ष बनाया गया। शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर सदस्य देशों के अध्यक्षों ने माले घोषणा पर हस्ताक्षर किए और दक्षिणी एशिया देशों के आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 6वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पहला, क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने के व्यापक सहयोग और सदस्य देशों में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। निशस्त्रीकरण की सामान्य प्रवृत्ति का स्वागत इस आशा से किया गया कि उससे सैन्य शक्तियों को विश्व के अन्य भागों में संयम बरतने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मानव अधिकारों के प्रश्न को केवल संकीर्ण और विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से न देखकर आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के साथ भी संबद्ध किया गया। सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापार में उदारीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके संस्था के ढांचे में समझौता किया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए सार्क की समिति की स्थापना की गई और 2000 ईस्वी तक क्षेत्र के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात की गई। 7 का 8वां शिखर सम्मेलन
भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। 1995 में आतंकवाद व गरीबी के खिलाफ युद्ध की घोषणा दिल्ली घोषणा का मुख्य स्वर है। इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता साप्टा लागू करने का स्वीकार किया और घोषणा पत्र में वर्ष 1995 को दक्षेश गरीबी उन्मूलन वर्ष तथा 96 को दक्षेश साक्षरता वर्ष भी घोषित किया गया। नवा शिखर सम्मेलन की समाप्ति के अवसर पर सर्वसम्मति से जारी संयुक्त घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में शांति व स्थिरता का माहौल बनाए रखने तथा इस क्षेत्र के त्वरित आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अच्छी पड़ोसी संबंधों का होना आवश्यक है और इसके लिए राजनीतिक स्तर पर अनौपचारिक वार्ताओं के महत्व को घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र को एक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करने के वर्ष 2005 तक के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को 2001 तक ही प्राप्त करने की बात माले घोषणा पत्र में की गई। सार्क का 11वां शिखर सम्मेलन जनवरी 2002 में सार्क का 11वां शिखर सम्मेलन काठमांडू में संपन्न हुआ और पाकिस्तान के नवाज शरीफ की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट जाने से वह सैन्य सरकार होने के कारण उस समय नहीं हो सका था। इस सम्मेलन का आयोजन अंततः ऐसे समय में हुआ जब भारत व पाकिस्तान के पारस्परिक संबंधों में गंभीर तनाव की चरम अवस्था थी। 12वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में 2004 में यह सम्मेलन आशा से अधिक सफल रहा। इसमें द्विपक्षीय मुद्दे मसलन कश्मीर विवाद आदि तो नहीं उठे, लेकिन आपसी व्यापार की बातें अवश्य की गई। सारी बातचीत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व, विकास और समृद्धि को केंद्र में रखकर की गई। साप्टा पर भी सहमति बनी और सार्क सामाजिक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की गई। सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन 2005 को ढाका में संपन्न हुआ। सम्मेलन में समापन से पूर्व 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौते दोहरे करारोपण से बचाव, वीज़ा नियमों में उदारता तथा दक्षेश संचार से संबंधित है। 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके समापन समारोह में सार्क के मंत्रियों ने दक्षिणी एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना करके और सार्क खाद्यान्न भंडार बनाने, सार्क विकास कोष को क्रियान्वित करने तथा विवाद निपटारा परिषद का गठन करके नवीन सम्मेलनों की शुरुआत की। सार्क का 17वां शिखर सम्मेलन 2011 में दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय संगठन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 10-11 नवंबर को मालदीव के अतोल द्वीप अड्डू द्वीप पर संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंतिम दिन दक्षिण के सदस्य देशों ने व्यापारिक उदारीकरण और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। नेताओं ने सम्मेलन के केंद्र बिंदु संपर्क निर्माण में आस्था रखने का संकल्प किया और हिंद महासागर में मालवाहक जहाज़ों और समुद्र यात्रा सेवा में तेजी लाने सहित क्षेत्रीय रेल और वाहन परियोजनाओं पर अगले वर्ष तक समझौता करने का निर्णय लिया और साथ ही उन्होंने बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच शीघ्र एक मालवाहक रेलगाड़ी चलाने पर जोर दिया। काठमांडू में 18वां सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में संपन्न हुआ। सदस्य देशों में मुक्त व्यापार क्षेत्र, तटकर संघ, साझा बाजार और साझा आर्थिक तथा मौद्रिक संघ के द्वारा चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से दक्षिणी एशियाई आर्थिक संघ को मूर्त रूप देने के प्रति वचनबद्धता को दोहराया गया। अब हम देखेंगे सार्क की भूमिका या उसका मूल्यांकन। दक्षिणी एशिया में समय बहुत तेज़ी से घुमा है। 30 वर्ष पहले के समय पर नज़र डाली जाए, खास तौर पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क अस्तित्व में आया। उसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सम्मिलित हुए। विश्व की 22% जनसंख्या को समेटने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। 80 और 90 के दशक में दक्षेश का मतलब केवल बड़े सम्मेलन और क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ी घोषणाएं थी। यद्यपि इस मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाना प्रतिबंधित कर दिया गया। पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता और भारत उसका जवाब भी देता रहा। इससे सम्मेलन पटरी से उतर जाता था। सदी बदलने की स्थिति में बदलाव शुरू हुए और दक्षिणी एशिया के नेताओं ने यूरोपियन संघ और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की सफलता से सबक सीखा। इन क्षेत्रीय संगठनों ने आर्थिक एकजुटता द्वारा काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। 7 देशों के संगठन दक्षेश के समक्ष स्पष्ट हो गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन देशों ने आर्थिक विकास के लिए दक्षेश को एक माध्यम समझना शुरू किया। उन्होंने माना कि इससे आर्थिक विकास के साथ विवादों के निपटारों की प्रक्रिया में भी मदद मिल सकेगी।
जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में हुए सम्मेलन में इस तरह की स्पष्ट अभिव्यक्ति सामने आई और इस सम्मेलन में दक्षिण देशों ने 2012 तक दक्षिणी एशिया स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र साप्टा बनाने की वचनबद्धता बताई। साथ ही भारत और पाकिस्तान ने अपनी राजनीतिक समस्याओं के हल के प्रयास शुरू किए। नवंबर 2005 में ढाका में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन में यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। दक्षिण एशिया के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार इस क्षेत्र के नए सदस्य अफगानिस्तान को पूर्व सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। यह साफ साफ समझा गया कि यदि दक्षिण देशों के बीच दूरी बनी रही तो सभी को आर्थिक घाटा जारी रहने के साथ ही उनकी प्रगति की रफ्तार भी तेज नहीं हो सकेगी। सदस्य देशों को असहयोग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दक्षिण देशों का आर्थिक व्यापारिक सहयोग उनके व्यापार लाभों को बढ़ाएगा। छोटे देशों को मन से यह हटाना होगा कि साप्टा के बढ़ने से केवल भारत लाभान्वित होगा। श्रीलंका और भारत के बीच मुक्त व्यापार के पिछले 3 वर्षों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्रीलंका का भारत को निर्यात 135% सालाना की दर से बढ़ा है। गौरतलब है कि भारत और चीन जैसे विरोधी देश अपनी बातें भूलकर नए व्यापार सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, तो दक्षिणी एशियाई देशों के द्वारा व्यापार के ऐसे नए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें आसियान का उदाहरण सामने रखना होगा। एक क्षेत्रीय समूह के रूप में आसियान ने पहले अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को तीव्र गति से आगे बढ़ाया और आर्थिक लाभ से आसियान के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाया। भौगोलिक रूप से जुड़े हुए सार्क देशों को आर्थिक लाभ लेने के लिए एकीकृत परिवहन प्रणाली को अपनाना होगा। सार्क देशों के बीच कनेक्टिविटी के अंतर्गत विमान सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है सड़कों के द्वारा कनेक्टिविटी। इसके लिए काबुल, लाहौर, दिल्ली, ढाका, रंगून के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। एकीकृत सड़क परिवहन लिंक न होने के कारण दक्षिणी एशिया के देशों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता कम है। नेपाल, भूटान जैसे ज़मीन से घिरे देशों के लिए तो सड़क लिंक बहुत ज़रूरी है। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक दक्षिणी एशिया के देशों के बीच व्यापार बढ़ने की संभावना कम ही रहेगी। एशियाई विकास बैंक ने सार्क के लिए एक ट्रांसपोर्ट ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके अंतर्गत कोलंबो और चेन्नई के बीच ट्रेन सेवा, भूटान और नेपाल के बीच भारतीय बंदरगाहों से स्पर्श करने वाला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और लाहौर से अगरतला के बीच बस सर्विस की योजना पेश की गई है और ऐसी योजनाओं को साकार किया जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।